मेरी बेटी जवान हो रही थी। अब वो हर रात अलग कमरे में अकेले कुंडी लगाकर सोती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो उसकी हालत बहुत खराब होती। उसे ठीक से चला भी नहीं जाता, उसकी टांगों में बहुत दर्द होती और रोज ऐसे ही होता। मैं बहुत परेशान होती। फिर एक रात ख्वाब में मेरे शौहर आए और बोले, आज रात छुप कर अपनी बेटी के कमरे में जाना। मैंने ऐसे ही किया, लेकिन उस वक्त मेरी रूह तड़प गई जब बेटी को ये काम करते देखा। तो मेरा नाम साजदा है और मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हो रही थी, वो हमेशा ही अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती रहती थी और मैं अपनी बेटी की इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी बेटी को पढ़ाई का बहुत शौक है और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी। वो हमेशा से ही अच्छे नंबर लाती थी। मेरे शौहर इस दुनिया से जा चुके थे। एक रात मैंने ख्वाब में अपने शौहर को देखा। वो मुझसे कहने लगे कि आज रात अपनी बेटी के कमरे में तुम छुप जाना और देखना वो अपने कमरे में क्या करती है। मैंने ऐसे ही किया, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने आया उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं अपने मरे हुए शौहर की बात को टाल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी हैरानगी की हद जब हुई जब रात के 3 बजे मैं अपनी बेटी के कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी। मेरी बेटी ने जो किया उसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं 25 साल की थी जब मेरी बेटी पैदा हुई और मेरी शादी 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार किया करती थी, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की और सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम से ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। मैं एक 6 साल की बच्ची की माँ थी जिसकी परवरिश मैंने खूब दिल लगाकर और प्यार से की थी कि जब मरने के बाद मैं अपने शौहर को मुंह दिखाऊं तो उनके सामने ये कह सकूं कि मैं आपकी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करके आई हूँ। मेरी बेटी अब 19 साल की हो चुकी है और अब आसपास के लोग मुझसे कहते हैं कि औलाद एक होनी चाहिए पर अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी बेटी है। लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ किया करते थे, साथ ही साथ मेरी परवरिश की भी। ये बातें सुनकर मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता था। मेरी बेटी इशाल सच में बहुत ही अच्छी और ज़हीन लड़की है। वो सारा दिन पढ़ाई करने में ही मसरूफ रहती है और सारी रात भी वो पढ़ाई करती रहती है। वो जब इतना ज्यादा पढ़ाई करती है तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है और उसके लिए मुंह से दुआएं निकलती हैं। फिर मुझे उस राज का ख्याल आता है जो मैंने अपनी बेटी से छुपा के रखा है। मुझे डर है कि कहीं इस वजह से मेरी और मेरी बेटी के रिश्ते के दरमियान कोई दरार पैदा ना हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं। मैं चाह कर भी अभी इससे ये राज नहीं बता सकती थी, इसलिए दिल की बात दिल में ही रख कर बैठी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं अपनी बेटी की शादी BA की पढ़ाई पूरा होने तक कर देना चाहती हूँ ताकि वो इस राज तक ना पहुँच जाए जो मैंने उससे छुपाया हुआ है, लेकिन मेरी बेटी अभी आगे और पढ़ना चाहती है। जब भी मैं इशाद से शादी की बात करती तो फौरन ही वो शादी से इनकार कर देती कि अभी उसे और पढ़ाई करनी है और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। एक दिन मैं शाम का खाना बना रही थी तब मेरे शौहर के एक पुराने दोस्त का फोन आया था। वो हमें अपनी बेटी की शादी की दावत दे रहे थे। कह रहे थे कि जल्द से जल्द आप हमारे घर अपनी बेटी को लेकर आ जाना। हमारा इनसे मिलना जुलना बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे शौहर की दोस्त की बीवी कलसूम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी अकलौती बेटी महरीन की शादी है, इसलिए हम आपको 15 दिन पहले ही अपने घर बुलाना चाह रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हो गई थी। मैं कहने लगी, भाई साहब आप फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द आपके घर पर आ जाऊंगी, क्योंकि महरीन मेरे शौहर के दोस्त की बेटी होने के साथ साथ मेरी दोस्त की भी बेटी थी। दरअसल मेरा शुरू से ही इरादा था कि आसिफ भाई साहब मेरी शाल की शादी अपने छोटे बेटे के साथ कर दे, क्योंकि वो मेरी बेटी हम उम्र ही था और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी जगह लगी हुई थी और मैं शुरू से ही आसिफ भाई साहब के छोटे बेटे को पसंद करती थी। वो दिखने में भी अच्छा था। इसकी और इशाल की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगेगी। आसिफ भाई साहब के 3 ही बच्चे थे। बेटी की शादी तो अब हो रही थी, इसके बाद बेटा और एक बेटी थी। मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहती। मैंने जल्दी से खाना बनाया और उठकर इशाल के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि इशाल ने तो अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर के इंतजार के बाद दरवाजा खुल गया था। मेरी बेटी को पसीना आ रहा था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं कहने लगी, क्या बात है, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया हुआ था और इतनी देर से क्यों खोला? वो कहने लगी, माँ मैं बाथरूम में नहा रही थी। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं अपनी बेटी का हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर लेकर बैठ गई। मैं कहने लगी, तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे आसिफ चाचू का फोन आया था। वो हमें महरीन की शादी के लिए बुला रहे हैं। तुम अपनी तैयारी शुरू कर देना, 2 दिन के बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर इशाल के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहने लगी, माँ मैं नहीं जा सकूंगी। मुझे उसकी बात सुनकर एकदम गुस्सा आ गया और मैं कहने लगी,
क्यों? तुम क्यों नहीं चाहोगी? कहने लगी, माँ मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, मुझे अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है और मैं किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कहने लगी, बेटा बात को समझा करो, तुम अपनी सारी किताबें वहाँ ले जाना, वहाँ जाकर आराम से पढ़ाई कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर शादी पर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए आसिफ के बेटे जैन को पसंद कर लिया है। तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। वो अजीब आंखों से मुझे देखकर कहने लगी, माँ मैं शादी के काबिल नहीं रही हूँ। मुझे इशार की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं गुस्से में होकर कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? वो घबरा गई और कहने लगी, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मैं इसकी ये बात सुनकर बस उसको घूरती रह गई थी। अगले दिन भी मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी शादी में जाने के लिए राजी हो जाए क्योंकि मैं उसको शादी में लेकर जाना चाहती थी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम शादी पर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी थी। मैं पहले से ही अपनी दोस्त के घर जाना चाहती थी लेकिन अपनी बेटी को मनाने की वजह से नहीं जा पाई थी। जबकि अब शादी में सिर्फ 4 दिन ही रह गए थे। मजबूरन मुझे अपनी ही सारी तैयारी करनी पड़ी थी। मैं हमारी दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मैंने इशार से कह दिया था कि मैं पड़ोस में कह कर जाऊंगी कि वो 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रह ले। कहने लगी, माँ मुझे किसी पड़ोसन की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी रह सकती हूँ। अगर उन्होंने मेरे कमरे में सोने की जिद की तो मैं क्या करूंगी? मुझे पढ़ाई करने में मसला होगा। मैं गुस्से से कहने लगी, शाल तुम जानती हो पढ़ाई करने के साथ साथ अपने वालिदैन की इज्जत करना भी और उनकी बात को मानना भी बहुत जरूरी होता है। फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे कमरे में ऐसी कौन सी चीज लगी हुई है जो तुम्हारे कमरे में सो नहीं सकती? तुम्हें अगर पढ़ाई करने में कोई मसला आए तो तुम बाहर सोफे पर बैठ कर पढ़ाई कर लेना। इशाल भी कहने लगी, माँ आप तो जानती हो मैं अपने कमरे में अकेले रहकर ही पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मैं किसी की मौजूदगी में पढ़ाई नहीं कर सकती। मैं कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, पड़ोसन मेरे कमरे में सो जाया करेगी और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर लेना। बड़ी मुश्किल से शादी पर जाने की तैयारी मुकम्मल हुई थी। मैं जानती थी कि आसिफ भाई इशाल के बारे में मुझसे जरूर पूछेंगे कि इशाल शादी में क्यों नहीं आई। जैसे ही मैं शादी वाले घर में पहुंची तो आसिफ भाई साहब कहने लगे, अरे भाभी आप मेरी इशाल बेटी को क्यों नहीं लेकर आए? और इनकी इस बात में मेरी दोस्त भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं डरते डरते कहने लगी, वो मेरी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती है, इसके इम्तिहान होने वाले हैं इसलिए वो नहीं आ सकी। वो कहने लगी, जब मेरे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तब मैं आसिफ अंकल और महरीन के यहाँ पर चले जाऊंगी, बस इसलिए नहीं आई, लेकिन वो बाद में आ जाएगी जब इसके इम्तिहान खत्म हो जाएंगे। आसिफ भाई साहब कहने लगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी दोस्त भी कहने लगी, साजदा तुमने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। आसिफ भाई साहब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, भाभी शादी वाला घर है और खुशी का मौका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको एक खुशखबरी सुना दूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मरे हुए दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बना लूं, अपने जैन की बीवी के रूप में इशाल को देख लूं। इस बात पर कुलसूम भी बहुत खुश हो रही थी। कुलसूम ने कहा कि जैसे ही महरीन की शादी की रस्में खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे घर इशाल का रिश्ता लेकर आऊंगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आसिफ भाई साहब और कुलसूम से कहा कि आप दोनों ने तो मेरे दिल की बात कह दी है। ये खबर सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। आसिफ भाई साहब तो खुश होकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन कुलसूम ने मुझे गले लगा लिया था और कहने लगी, हमारी दोस्ती को अब हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, इस तरह से हमारी दोस्ती आगे तक कायम रहेगी। महरीन की शादी में खूब मजा आया था, शादी अच्छी हो गई थी और शादी पूरी होने के बाद मैं अपने घर पर वापस आ गई थी। पड़ोसन तो मेरी बेटी से बहुत खुश हो रही थी। कहने लगी, मैंने तुम्हारी बेटी जितनी अच्छी और समझदार लड़की कहीं नहीं देखी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी पड़ोसन का शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ में मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी का ख्याल रखा। मैंने उसको कुछ गिफ्ट भी दिए और उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। मैंने इशाल से कह दिया था कि आसिफ भाई और कुलसूम ने जैन के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया है। वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे जैन के साथ हो जाए। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी खुश नहीं हुई थी। वो मुझे अजीब सी नजरों से देखकर कहने लगी, माँ आपने हमेशा से ही मुझे सिर्फ मेरे पापा के एक ही दोस्त के बारे में बताया है, जबकि मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर आसिफ अंकल के साथ साथ शाहिद अंकल भी आया करते थे, लेकिन जिस दिन से पापा की मौत हुई उसके बाद से ही शाहिद अंकल ने हमारे घर पर आना बंद कर दिया। क्या पापा के मरने के साथ साथ ही शाहिद अंकल भी मर गए जो आपने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की? इशाल ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। मैं गुस्से से कहने लगी, हाँ नहीं बताया मैंने तुम्हें शाहिद के बारे में। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने पसंद की शादी की थी। तुम्हारे पापा की फैमिली वाले हमारी शादी नहीं कराना चाहते थे, जबकि शाहिद का हमारी
तुम्हारे घर पर बचपन से आना जाना था। हमारी शादी के कुछ महीनों पहले ही शाहिद की भी शादी हो गई थी। तुम्हारे पापा के मरने के बाद शाहिद की बीवी ने मेरे घर में इतने ज्यादा फसाद फैलाए थे कि मेरे ससुराल वाले मुझसे नफरत करने लगे थे और वो मुझे घर से निकालना चाहते थे और मैं बेसहारा थी क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। मैं बेसहारा कहाँ जाती, किसी ने मेरी बात पर यकीन भी नहीं किया था। जिस तरह से शाहिद की बीवी ने मेरे ससुराल वालों के कान भर दिए थे, वो लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि उन लोगों को मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं था। मैं डट गई और कहने लगी कि ये घर मेरे शौहर का है, मैं अपने शौहर के घर से नहीं जाऊंगी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था और फिर आखिरकार मैं भी हिम्मत हार गई थी क्योंकि तुम मेरे साथ थे। जिस दिन मैं घर से निकलने लगी थी उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे शौहर के बचपन के दोस्त शाहिद भाई साहब और उनके खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी बीवी की वजह से ही मैं बेसहारा हो गई। उस टाइम तुम 6 साल की थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए थे, पता है किसके कहने पर? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शायद अंकल की बीवी के कहने पर। जबकि शाहिद भाई साहब अच्छे से ये बात जानते थे कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझ पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो भी इनकी बीवी के कहने पर। इनकी बीवी ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और जबकि वो खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो मेरी खूबसूरती से जलती थी। उन्होंने मेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे चचा जी ने मेरा और तुम्हारा ख्याल रखते हुए हमें उस घर से हिस्सा दिलवा दिया जिनके पैसों से हमने ये घर खरीद लिया। तुम्हारे दादा दादी तो वैसे भी मतलबी लोग थे। तुम्हारे पापा की सैलरी अच्छी थी, वो अपने माँ बाप को कमा कमा कर पैसे दिया करते थे, तो हम लोग उनके लिए अच्छे थे। लेकिन जब तुम्हारे अब्बू मर गए तो उनकी बेटी और बीवी उनके लिए बुरी हो गई थी और तुम्हारे चाचा चाची बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए वो हमारे घर पर आना जाना रखते हैं। मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ भी दिया, लेकिन तुम्हारे दादा दादी तो शाहिद की बीवी के कहने में आ गए थे और उन्होंने अपने घर से हमें निकाल दिया था। शाहिद की बीवी ने हमारे घर में आग जो लगा दी थी, तुम्हारे दादा दादी ने काफी कोशिश की कि वो तुम्हें अपने पास रखें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। तो मुझे धमकाने लगे वो तुम्हें मुझसे जबरदस्ती छीन लेंगे। मैं इनकी धमकियों को देखकर हैरान रह गई थी, इसलिए मैंने पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस जब तुम्हारे दादा दादी के घर गई तो तुम्हारे चाचा ने बात को संभाल लिया और पुलिस को वापस भेज दिया क्योंकि वो समझदार थे और इस तरह से उनकी और उनके खानदान के सारे लोगों की गांव में बेइज्जती हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत समझाया कि वो हमें सुकून से जीने दे। इसके बाद से तुम्हारे दादा दादी ने हमारा पीछा छोड़ दिया था और हम सुकून भरी जिंदगी जीने लगे थे। फिर मैं इस घर में शिफ्ट हो गई थी। उस दिन के बाद भी वो लोग कभी कभी तंग करने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा बात को संभाल लेते थे। इन लोगों ने मुझे तंग करने की बहुत कोशिश की। वो मुझे डराते धमकाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अदालत से तुम्हें लेने के लिए भी ब्लैकमेल कर लिया था, मगर बड़ी मुश्किल से उस टाइम में तुम्हारे चचा ने सारी बात को संभाल लिया था। अगर वो मेरा सहारा ना बनते तो आज तुम और मैं किसी के घर में झाड़ू बर्तन का काम कर रहे होते। मैंने इसलिए आज तक तुम्हें तुम्हारे दादा दादी शाहिद और उसकी बीवी के बारे में नहीं बताया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारा दिल उनकी तरफ से मैला ना हो जाए। ये बात सुनकर इशाल का चेहरा उतर गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पिछले दिनों की परेशानियां आज भी याद आई थी और अपने शौहर की भी बहुत याद आई थी। मेरी अलमारी में मेरे शौहर के दिए हुए खत और उनके साथ मेरी फोटो, ये सारी निशानियां मेरे पास आज भी रखी हुई थी। मैं एक एक चीज को देखकर रोती जा रही थी। मैं अपने शौहर के खत पढ़कर रोती तो कभी उनको चूमने लगती थी। मैं हर चीज बड़े ध्यान से रख रही थी। तभी अचानक मेरी नजर उनकी डायरी पर पड़ी। उनमें से एक डायरी गायब थी जो मेरे शौहर की थी और मेरे शौहर को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। ग्रीन कवर वाली डायरी न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी और मैंने सारी अलमारी में उस डायरी को ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि अपने कमरे की पूरी तलाशी ले ली थी, लेकिन वो डायरी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं वो डायरी शाल के हाथों तो नहीं लग गई, क्योंकि उस डायरी में शाल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज लिखा हुआ था। मेरी बेटी कॉलेज भी जाती थी और वहां से आकर भी वो सारा दिन पढ़ाई किया करती थी, मेरी हर बात मानती थी, मगर पिछले 1 महीने से मेरी बेटी बहुत परेशान लग रही थी और बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करने लगी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, बस हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। वो मेरी बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसी टाइम मैं उसके कमरे की तलाशी लूंगी जब वो कॉलेज जाएगी। मैं ये सारी बातें रात भर सोचती रही थी। इस तरह से सोचते सोचते मैं सो गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे ख्वाब में मेरे शौहर मिलने आए थे। वो कहने लगे, साजदा तुम 2-3 दिन मेरी बेटी के कमरे में छुप कर उससे देखना कि वो क्या करती है। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये कैसा ख्वाब था। उस ख्वाब ने तो मुझे चौंका कर रख दिया था। मेरे शौहर बहुत सालों बाद मेरे ख्वाब में आए थे और ख्वाब
भी कितना अजीब सा था। मुझे एकदम से इशाल की फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं, इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाने लगी थी। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि रात की इस टाइम पर मेरी बेटी का कमरा अंदर से लॉक था। न जाने वो इस तरह की अजीब हरकतें क्यों करने लगी थी। इससे पहले तो कभी उसने कमरे को लॉक नहीं लगाया था। सुबह हुई तो मैं उससे कहने लगी, तुमने रात में अपने कमरे के दरवाजे को लॉक क्यों किया था। मेरी बात सुनकर वो मुझसे घबराते हुए कहने लगी, माँ क्या आप रात भर मेरी जासूसी करती रहती हो। मैंने बात को मजाक में टालने की कोशिश की, इसलिए मैं हंसकर कहने लगी, नहीं बेटी वो तो बस रात को मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी। वो कहने लगी, मुझे पता नहीं कि आपको रात में डर लग रहा था या नहीं, मगर अब मुझे आपसे बहुत डर लगने लगा है। मैं हंसती थी, लेकिन जो मेरी बेटी का रवैया था और मेरे शौहर का ख्वाब में आना, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने मरे हुए शौहर की बात को नहीं टाल सकती। उसी रात मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसके अलमारी के पीछे छुप गई थी। मेरी बेटी जैसे ही कमरे में आई तो वो अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। वो तो अपनी पढ़ाई करने में मसरूफ थी, जबकि मैं अलमारी के पीछे से खड़े होकर छुप कर उसे देख रही थी। सारी रात मेरी बेटी पढ़ाई करने में बिजी रही थी। सुबह के लगभग 6 बजे उसने अपनी किताबों को बंद किया और वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और सो गई थी, जबकि मेरी बेटी सुबह के 8 बजे कॉलेज जाती थी, इसलिए सिर्फ 1 घंटे ही सोती थी। लेकिन सारी रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो मुझे चौंका देता। सुबह जब मेरी बेटी 8 बजे अपने कॉलेज जाने के लिए उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, तब मैं जल्दी से भागी और अपने कमरे में आ गई थी। सारी रात खड़े रहने की वजह से मेरे पैरों में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मेरा जिस्म भी टूट रहा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह एक ख्वाब के पीछे क्यों पड़ गई हूँ। मैंने सोचा कि कल रात में अपने ख्वाब की वजह से ज्यादा ही घबरा गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं रात के टाइम इशाल के कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रात हुई और मैं अपने कमरे में लेटी थी, तभी मेरे कानों में बार बार अपने शौहर की आवाज सुनाई देती रही थी, जैसे वो मुझसे कह रहे हों कि जाओ साजदा कमरे में चली जाओ। मैं अपने फैसले पर ज्यादा देर तो नहीं ठहर सकती थी, इसलिए मैं रात होते ही एक बार फिर से अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई थी। आज तो मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द था, मगर मैं बर्दाश्त करती रही और खड़ी रही। मैंने तो कभी अपने शौहर की बात को नहीं टाला था जब वो जिंदा था और मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। आज मैं कैसे उनकी बात को टाल सकती थी। सारी रात मैं इसी तरह से अलमारी के पीछे खड़ी रही थी और मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी के बाद एक किताबों को पढ़ रही थी। इसी तरह से दूसरी रात भी गुजर चुकी थी। मैं सुबह फिर अपने कमरे में आकर सोचने लगी, शायद ये ख्वाब मुझे इसलिए आया हो कि मैं रोज अपने शौहर की यादों में खोई रहती हूँ और इनकी फोटो को बार बार देखती हूँ, इसलिए मेरे शौहर की यादें मेरे दिमाग पर सवार हो गई हैं। शायद इस ख्वाब की कोई हकीकत ही ना हो। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ख्वाब की वजह से अपनी बेटी पर शक नहीं करूंगी। मैंने थोड़ा सा आराम किया और उठकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई थी। नाश्ता बनाकर मैंने सोचा चलो इशाल के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। मैं जैसे ही उसके कमरे में उसे नाश्ता देने के लिए गई, मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी, तभी उसके कमरे से आती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो रो रही थी और मैं घबरा गई कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया और वो इस तरह से क्यों रो रही है। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आई है, जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो ये देखकर फिर से हैरान रह गई थी कि कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद इशाल ने दरवाजा खोल दिया था। वो कहने लगी, माँ आपको क्या हो गया है, आप इस तरह से मेरे कमरे का दरवाजा क्यों पीट रही हो। मैं दरवाजा खोलने के लिए आने ही वाली थी, लेकिन आप तो दरवाजे को बुरी तरह से पीट रही हो। जैसे मैंने सोचा कि उससे पूछ लूं कि ये किसके साथ बातें कर रही थी, मगर जब उसके हाथ में मैंने उसके अब्बू की फोटो देखी तो मैं सब कुछ समझ गई थी। वो शायद अपने अब्बू की याद में खोई हुई थी और अपने अब्बू को मिस कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने इशाल से कहा, ये रहा तुम्हारा नाश्ता, तुम अपने कमरे में ही कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी। और मैंने नाश्ते की ट्रे उसके हाथ में दे दी। उसने बिना कुछ कहे ही फोटो को साइड पर रख दिया और नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और बुरी तरह से उलझ गई थी। मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी रात है, आज इशाल के कमरे में अलमारी के पीछे छुप जाऊंगी और उसके कमरे में छुप कर देख लेती हूँ। रात हुई तो मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई थी। मेरी बेटी रोज की तरह ही अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक इशाल के कमरे की खिड़की पर दस्तक होने लगी थी। मैं हैरान रह गई थी कि इतनी रात को और इस टाइम पर आखिर खिड़की से कौन आ सकता है। इशाल ने जल्दी से अपनी किताबों को बंद किया और खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने
आने लगी और उसने खिड़की को खोल दिया। मुझे किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। इशाल फिर रोने लगी थी और कहने लगी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए? जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आज आपको फोन नहीं करती तो शायद आप आज भी यहाँ पर नहीं आते। मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। सुबह जब आपसे मेरी फोन पर बात हुई थी तो अचानक ही माँ आ गई थी। मुझे शक है कि माँ ने जरूर हमारी बातें सुन ली होंगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने हाथ में अब्बू की फोटो पकड़ ली थी। ऐसे इसलिए किया ताकि माँ ये समझे कि मैं अपने अब्बू की फोटो से बातें कर रही थी और ये देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बातों पे हैरानी हो रही थी। तभी मुझे एक लड़के के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम आज बाल बाल बच गई हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ भी नहीं जाती हो और हमेशा मुझे याद करके रोती भी रहती हो। इससे ज्यादा और कुछ सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं काफी देर से उन दोनों की ऐसी बेतुकी बातों को सुन रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अलमारी के पीछे से निकल आई थी और उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। उन दोनों की नजर जैसी ही मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो मुझे अपनी फटी हुई आंखों से देख रहे थे। शाल आगे बढ़कर कहने लगी, माँ आपने ये क्या हरकत की है? आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो? मुझे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझ पर ही चढ़कर तोड़ रही थी। तभी मैं चिल्लाकर कहने लगी, बंद कर अपनी बकवास। अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी जुबान को खींच लूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम घर में उस लड़के को बुला रही हो। कौन है ये लड़का? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से झूठ बोलते हुए, अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत को खाक में मिलाते हुए? मैं तो कभी मर कर भी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी गलत निकलोगी। फोन पर रो रो कर अपने आशिक को घर बुलाओगी और उस लड़के को तो देखो बगैरत यहाँ से भाग भी नहीं रहा, आंख से आंख मिलाकर खड़ा हुआ है। ये यही सोच रहा होगा कि एक बेसहारा और बुरी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। शाल कहने लगी, माँ ये मेरा आशिक नहीं बल्कि ये मेरा शौहर है। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर मेरी बेटी ये सब कुछ क्या कह रही थी। मैंने कहा, बगैरत लड़की, तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? कौन है ये लड़का? कैसे जानती हो तुम उसको? ये सुनकर शाल रोने लगी और बताने लगी कि हाँ माँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा शौहर है। इसके बारे में मुझे अपने अब्बू की डायरी से पता चला था और उस डायरी पर इसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इसका नाम बिलाल है। अब्बू की डायरी में बिलाल के बारे में सारी मालूमात लिखी हुई थी और अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। हम दोनों बहुत छोटे थे और हम दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ खेलते थे। अब्बू ने मेरा और बिलाल का रिश्ता पक्का कर दिया था। ये शायद अंकल का बेटा है। डायरी में लिखा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी मेरे दोस्त के बेटे बिलाल के साथ हो जाए और मेरी बेटी के पैदा होने के बाद मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मेरी बेटी जवान होने के बाद तुम्हारे बेटे बिलाल की बीवी बनेगी और तुम्हारे घर की बहू बनकर जाएगी। और इसमें मेरे लिए भी कुछ लिखा गया था। अब्बू ने लिखा था कि शाल अगर मुझे कुछ हो गया तो जवान होने के बाद तुम किसी और को पसंद नहीं करना। जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है उससे ही शादी करना। अब आपको जरा शर्म नहीं आई कि आपने मुझसे मेरे अब्बू के वादे के बारे में छुपा कर रखा? आपने मेरे दादा दादी को तो मुझसे छुपा कर रखा था। मैं सिर्फ अपने चाचा चाची को ही जानती थी और ये सोचती थी कि मेरा दादा दादी दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जब उस दिन आपने मुझे दादा दादी के बारे में सारी बात बताई तो मैं समझ गई थी कि इसलिए मेरी माँ ने मुझे दादा दादी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। और आपने शायद अंकल की बीवी के बारे में भी बता दिया था कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आपने एक बार भी शायद अंकल के बेटे का जिक्र तक मुझसे नहीं किया, जबकि आप मेरी शादी जैन के साथ करवाना चाहती थी। आपने ऐसा इसलिए किया कि कहीं मुझे कुछ याद ना आ जाए कि बिलाल मेरे बचपन का दोस्त है। बिलाल की अम्मी ने आपके साथ जैसा भी किया, लेकिन वो पुरानी बात थी। मेरे अब्बू तो मेरा रिश्ता बिलाल के साथ पक्का कर गए थे और उसके अब्बू से वादा कर गए थे, इसलिए मैं अपने अब्बू के किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकती थी। आपकी अलमारी से मुझे मेरे अब्बू के खत पड़े हुए मिले थे और उन्हीं के साथ साथ मेरे अब्बू की डायरी भी रखी हुई थी। मैं इन डायरी में से एक डायरी को अपने पास लेकर आ गई थी और मैंने जब डायरी को पढ़ा तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी। उसी में बिलाल का एड्रेस भी लिखा हुआ था, इसलिए मैं कॉलेज के बहाने से एक दिन उससे मिलने के लिए चली गई थी और उसको सारी बात बता दी थी। खुशकिस्मती से मुझे वो लड़का मिल गया था जिससे मेरे अब्बू मेरे लिए चुन कर गए थे। और माँ देखिए, अब हम दोनों एक हैं। मैं इशाल की बातें सुनकर रोने लगी थी और कहने लगी, बेटी तुम्हारे अब्बू के दोस्त की बीवी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी अगर उस घर में हो जाए तो वो औरत तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी, क्योंकि जिस औरत ने मुझे भी नहीं बख्शा तो फिर वो तुम्हारा क्या हाल करती। और उसी औरत की वजह से मेरे सास ससुर ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे डर था कि अगर अपने शौहर की
कि इस वादे की लाज रखते हुए तुम्हारी शादी बिलाल से करवा दी तो उसकी माँ सारी जिंदगी तुम्हें ताने देगी और परेशान करेगी और कभी तुम्हें सुखी नहीं जीने देगी। और अगर मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहती तो मैं जीते जी मर जाती। मुझे पता था कि जिस औरत ने मुझे मेरे ससुराल में नहीं टिकने दिया वो औरत अपने घर में उसकी बेटी के साथ क्या करेगी। मेरी बातें सुनकर इशाल रोने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी, माँ मुझे पता था आपके पास ये सब कुछ करने से पहले कोई वजह रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में आप में कोई बुराई नहीं देखी। मुझे आपकी वजह मालूम हो चुकी है, लेकिन माँ मैं अपने अब्बू के किए हुए वादे को पूरा करना चाहती थी। तभी मेरा दामाद बिलाल आगे बढ़ा और हाथ छोड़कर कहने लगा, आंटी वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, सब लोग अच्छे हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि माँ की तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब रहने लगी है कि वो अपने बिस्तर से खड़ी ही नहीं होती। शायद उन्होंने जो आपके साथ किया खुदा ने उनको इनके किए की सजा दी है। माँ को कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने कुछ दिनों का ही टाइम दिया है। माँ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, आप मेरे साथ चलो और माँ को उनकी गलती के लिए माफ कर दो। शायद इनकी जिंदगी के जो पल रह गए हैं वो उनको सुकून से जी सके। मेरी बेटी बिलाल के साथ शादी तो कर चुकी थी, अब मेरे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। इशाल बिलाल के साथ उसके घर चली गई थी। मैं वहां पर गई तो बिलाल की माँ की हालत बहुत बुरी थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे माफी मांग रही हो। मैंने उसके करीब जाकर कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, देखो हमारे बच्चे शादी कर चुके हैं, इनको दुआएं दो। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो रो रही थी। शायद साहब भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बताया कि भाभी जब से बिलाल की अम्मी की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी वो तभी समझ गई थी कि उसने आपके साथ गलत किया था। खुदा उसको इसी चीज की सजा दे रहा है। वो आपसे माफी मांगना चाहती थी लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपसे माफी मांगे, इसलिए उसने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद साजदा के घर जाकर उससे माफी मांगूंगी। लेकिन इसकी हालत तो ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होती चली गई थी और वो आपसे माफी नहीं मांग सकी। जब एक दिन इशाल हमारे घर आई और उसने सब कुछ बताया तो मैंने खुद उन दोनों बच्चों की शादी करवा दी। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि आप कभी भी इन बच्चों की शादी के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा किया गया था और मैं अपने दोस्त के वादे को भी पूरा करना चाहता था। शाहिद भाई साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, भाभी मैं अपनी बीवी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी बीवी को माफ कर दो और साथ साथ मेरे बच्चों को भी जिन्होंने आपसे छुप कर शादी की। मेरी बेटी खुश थी, यही मेरे लिए बहुत था। मैंने शाहिद भाई साहब से कहा, अब जो हुआ सो हुआ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इनको माफ कर दिया। ये कहकर मैं अपने घर आ गई थी, लेकिन अगले दिन जो खबर आई उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। इशान ने बताया कि उसकी सास की मौत हो गई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरी बेटी अपने ससुराल में रह रही है और बहुत खुश है। इसी तरह से मेरे शौहर का ख्वाब भी पूरा हो गया था और बिलाल की माँ ने जो मेरे साथ जो किया था उसको सजा भी मिल गई थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।